नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ पढ़न जा रहे हैं वन एवं वन्य जीव। वन और वन्य जीव, राजस्थान में वनों की स्थिति और वन्य जीवों की स्थिति या वन्य अभयारण्यों के बारे में काफी सारे प्रश्न हैं जो बीएसटीसी और पीटेट में आते हैं। तो देखिए, बीएसटीसी में बहुत बार प्रश्न है जो इसमें से आते हैं। तो प्रश्न किस तरीके से आए हुए हैं जो पीछे अपने देखें, तो प्रश्न है जो बीएसटीसी में ज्यादातर जो प्रश्न आए हुए हैं वो अभयारण्यों के बारे में आए हैं। अभयारण्यों के बारे में आए हैं, अभयारण्य क्या हैं या उनकी विशेषताओं के बारे में आए हुए हैं। विशेषताएं क्या हैं, इसके साथ साथ कुछ और तथ्य हैं जो उनके बारे में भी प्रश्न है जो बनते हैं। तो सबसे पहले अपने शुरू कर रहे हैं वनों के बारे में। वन और वन्य जीव दो टॉपिक हैं, लेकिन ये एक ही है अपने टॉपिक की बात। तो दो की बात करते हैं, दोनों की। तो देख सकते हैं वन किसे बोलते हैं, अपने जो भी अपने राज्य में या अपने देश में पेड़ों की स्थिति है, जो पेड़ पौधों की स्थिति है जो उसको अपने कह सकते हैं। तो देखिए राज्य में वन क्षेत्र है जो, सबसे पहले अपने बात करें वन क्षेत्र की। वन क्षेत्र 9.60% पे वन है। राज्य के 9.60% क्षेत्रफल पर वन है। राजस्थान में 9.60 है जो क्षेत्रफल वनों से ढका हुआ है। यदि सर्वाधिक वनों की बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो और न्यूनतम वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र और न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो उदयपुर में है, उदयपुर में है। और न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो वो कहाँ है, चूरू में है। ये चीजें दोनों ध्यान देने वाली हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है या सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में लगे हुए हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो उदयपुर में है, लगभग 29% के आसपास। 29 पॉइंट समथिंग है, शायद 29.49% है। और चूरू में न्यूनतम वन क्षेत्र है, चूरू में न्यूनतम वन क्षेत्र है तो चूरू का है 0.56। कहने का अर्थ है 1% से भी कम है, 1% से भी कम क्षेत्र पे है। राजस्थान में कितने हैं टोटल में क्षेत्रफल की दृष्टि से, 9.60। नेक्स्ट देखते हैं अपने, एक वन नीति जारी की गई थी। वन नीति, वन नीति बनाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा वनों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वन नीति है जो वो की गई थी फरवरी 2010 में, 2010 में फरवरी 2010 में वन नीति लागू की थी राजस्थान ने। देश का प्रथम था, देश का फर्स्ट राज्य बना था जिसने क्या किया था, देश का प्रथम राज्य था जिसने वन नीति घोषित की थी, जिसने प्रथम वन नीति घोषित की थी। तो देखिए वन नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया था, राजस्थान है। तो ये वनों के बारे में कुछ बातें अपने की है। तो यहां अपने और कर सकते हैं इसमें कि वन है जो कई प्रकार के हैं और वन्य अभयारण्य या वनों में और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 3 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 3 है।
फिर देखिए वन्य जीव अभयारण्य है जो, वन्य जीव अभयारण्य वो है 27। वन्य जीव अभयारण्य है, उनकी संख्या कितनी है? 27 है। ये चीजें थोड़ा याद कर लेना मोटे मोटे, इनके बारे में आगे विवरण भी थोड़ा बहुत अपने पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में प्रश्न है जो पूछे गए हैं। अब देखिए टाइगर रिजर्व हैं जो, वो कितने हैं? 5 हैं। रामसर साइट हैं जो, इसे वेटलैंड भी कह देते हैं, वेटलैंड है जो एरिया, वेटलैंड है जो, वो रामसर साइट्स भी अपने कितनी हैं? 12 हैं। इन 12 में 2 मुख्य रामसर साइट्स हैं, सांबर व गाना पक्षी विहार। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सांबर और गाना पक्षी विहार वेटलैंड साइटें हैं, 12 में से 2 मुख्य है। ये चीजें ध्यान रखना है, सांबर और गाना पक्षी विहार। इनके बारे में अलग से विवरण पढ़ेंगे, रामसर साइट्स के बारे में अलग से विवरण अपने नहीं पढ़ पाएंगे। मृगवन की बात करें, मृगवन है जो, मृगवन होते हैं हिरणों को पालने के लिए ना। मृगवन कितने हैं? वो हैं 7, इनकी संख्या 7 है। इन मृगवनों में संजय व अशोक मृगवन है जो, मृगवनों में संजय व अशोक मृगवन जो कि जयपुर में है, बहुत फेमस है। इसके अलावा माचिया सफारी पार्क है जो, माचिया सफारी पार्क जो कि कहाँ है? जोधपुर में है। ये 2 मृगवनों की बात करें, 2 मृगवन है, संजय व अशोक मृगवन जयपुर में है जो, और माचिया सफारी पार्क है जो जोधपुर में है। ये भी मृगवनों में बड़ा ही नाम रखते हैं और कई बार इनमें से प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आगे वनों के कई प्रकार बताए गए हैं। वनों को कई प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया गया है। वन वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर रखा है। अब देखिए वन वर्गीकरण की बात करें अपने, वनों के आरक्षित, जिसको आरक्षित बोलते हैं, जो सरकार द्वारा रिजर्व कर रखे हैं, आरक्षित। फिर देखिए रक्षित वन, आरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत है जो, इसका ज्यादातर पेड़ पौधों की गिनती वगैरह नहीं होती है। अब देखिए आरक्षित वन क्षेत्रों में जो है वो है 37.05% है, 37.05% पे है आरक्षित। और सर्वाधिक कहाँ है? यहाँ ये देखने सर्वाधिक है उदयपुर में। और वैसे भी सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो वो कहाँ है? उदयपुर में। आरक्षित वन भी सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में ही है। नेक्स्ट देखते हैं रक्षित वन है जो, रक्षित वन है जो, इनका है 56% के लगभग वन है जो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। 56.43% वन है जो इसमें आ जाएंगे। और सर्वाधिक कहाँ है? ये 12 में पाए जाते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। आप आगे देखिए अवर्गीकृत है जो, ये सबसे कम है, 6.9
52% पे मिलते हैं जी। अवर्गीकृत वन है जो 6.52 पे हैं और ये बीकानेर में मिलेंगे आप। तो ये वनों का वर्गीकरण है। वन वर्गीकरण को एक और तरीके से भी अपने पढ़ सकते हैं, एक और भी इसका एक तरीका है वन वर्गीकरण का, उनको और देखते हैं। वनों के या वृक्षों के आधार पर, है ना, वृक्षों के आधार पर भाग हैं जो वनों या वृक्षों के आधार पर भाग 5 प्रकार है। 5 प्रकार से इसको बांटा गया है। जैसे पहला आ जाएगा शुष्क सागवान, दूसरा आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क दोंक, या जिसको और पतझड़ी मिश्रित भी कह देते हैं, पतझड़ी मिश्रित वन है। नेक्स्ट अपने देखते हैं अब तीसरा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो बिल्कुल गर्म एरियाज की बात करते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय एरिया अपने कहाँ पड़ गया है, राजस्थान में नीचे नीचे जो उष्ण कटिबंधीय भाग हैं, शुष्क मिश्रित पतझड़ है जो। फिर देखिए चौथा है शुष्क कांटेदार या कंटीली झाड़ियां हैं जो। 5वें नंबर पे आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इनको आप देख सकते हैं, ये वनों के 5 प्रकार हैं। वृक्षों के आधार पे इनके 5 भाग बनाए गए हैं। नंबर 1 पे आ गया है शुष्क सागवान। जैसे शुष्क एरियाज की बात करें उसमें बोया जाता है। फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंक, जहाँ जिसे पतझड़ी मिश्रित भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ी है जो, ये धोंक है और ये सीधा मिश्रित पतझड़ी है, इसमें ये अंतर है थोड़ा सा। फिर आ जाएगा शुष्क कांटेदार और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इनमें से जो कई बार प्रश्न है जो पूछे गए हैं, तो वर्षा से संबंधित पूछे गए हैं कि इनकी वर्षा का जो स्तर कैसा है, वर्षा रेखा कौन सी है इनमें। ये जो वन हो गए, वन प्रकार हो गया। अब वर्षा रेखा वाले प्रश्न है जो पूछे गए हैं, जहां इसके कुछ क्षेत्र के बारे में कई बार प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो देखिए शुष्क सागवान जो है, शुष्क सागवान का क्षेत्र वर्षा है जो इसमें कितनी है, 80 से 110 है, 110 सेंटीमीटर है। 80 से लेकर के 110 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है, वर्षा क्षेत्र है, उसमें ये पाए जाते हैं। और ज्यादातर ये कहाँ पाए जाएंगे, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में।
नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क दोहक वन है जो दोहक वन है जो पतझड़ी मिश्रित है जो ये सर्वाधिक इसमें पाए जाते हैं दोहकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? दोहकड़ा वृक्ष सर्वाधिक है इसमें, ये इसकी विशेषता है। क्षेत्र या विशेष, इसके क्षेत्र की बात करें या विशेष की बात करें तो ये सर्वाधिक है। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा इसमें कितनी है? 50 से 80 सेंटीमीटर है। 50 से 80 सेमी बरसात है जो यहाँ होती है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ है। ये ज्यादातर 80 से 110 सेंटीमीटर वाले एरिया में पाए जाते हैं। सिरोही एरिया है जो अपना, उसमें ज्यादा मिलते हैं, सिरोही में ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं शुष्क कांटेदार है जो शुष्क कांटेदार में ये 30 से कम बरसात कैसी रहेगी? 30 सेंटीमीटर से कम है। ये ज्यादातर रेगिस्तान जो एरिया है उसमें है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो, तो ये इसकी है 150 सेंटीमीटर तक, 125 से 150 सेंटीमीटर तक बरसात है। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू में, माउंट आबू में ही, इस क्षेत्र में ही ये वन है जो पाए जाते हैं और सबसे कम है, ये सबसे कम पाए जाते हैं। तो अपने नेक्स्ट देखेंगे, अब ये वनों के बारे में कुछ विवरण था। अब अपने नेक्स्ट देखेंगे वन्य जीवों के बारे में, जिसमें वन्य अभयारण्यों के बारे में कुछ डिटेल आएगी। हाँ तो देखिए, अब नेक्स्ट वनों के बाद अपने पढ़ रहे हैं वन्य जीव। वन्य जीव में वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत बार प्रश्न है जो पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अपने? राष्ट्रीय उद्यान है जो 3 हैं जिनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए नंबर 1 पे है रणथंभौर। रणथंभौर, फिर देखिए इसका क्षेत्र कौन सा है, कहाँ है ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पहला कौन सा है? 1980 बना राष्ट्रीय उद्यान। इसको बाघों का घर भी कहा जाता है और पहला बाघ परियोजना है जो फर्स्ट बाघ परियोजना भी यहाँ ही शुरू की गई थी। 1973 में फर्स्ट बाघ परियोजना है जो शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है केवला देव। केवला देव जो है भरतपुर में, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग का मतलब है यहाँ बहुत सारे देसी विदेशी पक्षी है जो आते हैं। और साइबेरियन क्रेन है जो सर्दियों के सीजन में साइबेरिया से आने वाले क्रेन है, तो विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, साइबेरियन क्रेन है जो सर्दियों का जब मौसम होता है तो यहाँ आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स जो कोटा में है, ज्यादातर कुछ एरिया इसका चित्तौड़गढ़ में भी है। इसमें भी 2013 में बाघ रिजर्व योजना है जो शुरू हो गई थी। तो ये तो थे अपने 3 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मोटी मोटी जानकारी है जो आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्वों की संख्या अपने पास कितनी है? 5 है। सबसे पहला कौन सा है? रणथंभौर है। रणथंभौर के बाद कौन सा बना? रणथंभौर के बाद सरिस्का, सरिस्का के बाद मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स के बाद रामगढ़ विषधारी, उसके बाद में करौली। ये इनका सीरियल है जो टाइगर रिजर्व का है। तो ये कितने हो गए? टोटल 5 है। तो देखो ये जो रणथंभौर है ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व में भी है, टाइगर संरक्षण क्षेत्र में भी आता है। 1973 में इसको दर्जा दिया गया था। सरिस्का है जो वो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ, सरिस्का है जो वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं, वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ और क्या है, ये टाइगर रिजर्व में भी आता है जो अलवर में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया कई बार, सरिस्का कहाँ है? अलवर में है। सरिस्का, वैसे टाइगर रिजर्व की बात करें जब अपने अभयारण्य में पढ़ेंगे तो यहाँ हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। मुकंदरा हिल्स है जो, मुकंदरा हिल्स देखिए राष्ट्रीय उद्यान में भी है, कोटा और
चित्तौड़ में, तो इसमें भी बाघ रिजर्व शुरू हुआ था। फिर देखिए रामगढ़, विषधारी, कोटा बूंदी में है, करौली धौलपुर है जो करौली धौलपुर में है। ये 5वां और सबसे नवीन है जो टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपने आ जाएगा रणथंभौर, और नवीन की बात करें सबसे नया है जो 5वां है जो वो क्या है, कौन सा 2023 में बना है भी, करौली धौलपुर। तो ये तो था राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। अब अपने बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्यों की। वन्य जीव अभयारण्य है जो वो भी काफी सारे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य वन्य जीव अभयारण्य है जो जहां पे अपने बात कर रहे हैं। वन्य जीव अभयारण्य कितना थी संख्या आपने पढ़ी थी पहले, 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनमें से कुछ मुख्य वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है आपको। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर बाड़मेर में, ये सबसे बड़ा है। इसमें वो ना आकलवुड फॉसिल पार्क भी है, यहाँ आकलवुड फॉसिल पार्क है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, जैसलमेर में है, और सर्वाधिक बड़ा भी है ये। राष्ट्रीय चंबल, तो ये चंबल प्रवाह क्षेत्र में चंबल नदी का जहां जहां प्रवाह है, घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर सीता माता है जो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। यहाँ की उड़न गिलहरी बहुत फेमस है ना, सीता माता में उड़न गिलहरी है जो कई। फिर देखिए कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ है जो उदयपुर, पाली और राजसमंद में है। फिर सरिस्का है जो अलवर में है, यहाँ हरे कबूतर पाए जाते हैं। और ये अभयारण्यों में सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा था, राष्ट्रीय मरु उद्यान, और सबसे छोटा कौन सा है, सरिस्का है। आगे देखिए रावली टाटगढ़ है जो उदयपुर, पाली और अजमेर में है। रामगढ़ विषधारी है जो ये बूंदी में है, और यहाँ बाघ बघेरों का घर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बाघ बघेरों का घर। नेक्स्ट देखते हैं सज्जनगढ़ है जो सज्जनगढ़ उदयपुर में है। शेरगढ़ है जो बारां में है, सांपों की शरण स्थली है। नाहरगढ़ है जो जयपुर में है। यह पहला जैविक उद्यान है। फर्स्ट जैविक उद्यान की बात आएगी तो कौन सा है, यही है अपने नाहरगढ़ वाला। तो चिंकारा जो अपना जी जंतु है वो भी यहाँ इस पे पाया जाता है। नेक्स्ट अब कुछ तथ्य हैं, कुछ विशेषताएं और इनसे संबंधित, उनको भी अपने पढ़ लेते हैं। वनस्पति से संबंधित कुछ और तथ्य हैं, उनको और देख लेते हैं। इनको आप एक नोट्स के रूप में ऐसे जैसे सारणी बनी है बना लें, ताकि थोड़ा आसानी से याद आपको हो सके। ज्यादातर जो प्रश्न है जो स्थानों से संबंधित ही पूछे जा रहे हैं। अब कुछ वनस्पति से संबंधित तथ्य हैं, कुछ तथ्य देखते हैं। तथ्यों की बात करते हैं, वन लाइनर्स, जैसे ढाक और पलास। ढाक या पलास क्या चीज है ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ढाक पलास। तो ये इसको बोला जाता है, इसका उपनाम है जंगल की आग। जंगल की आग ये पाया जाता है राजसमंद में। पाया कहाँ जाता है, राजसमंद में, पहला। दूसरा अब देखते हैं, दूसरा खेजड़ी। खेजड़ी, तो खेजड़ी क्या है, राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष वनस्पति में आ गया ना, राज्य वृक्ष है। तो राज्य वृक्ष के साथ साथ इसको कब घोषित किया गया था, 1983 में घोषित किया गया। 1983 में इसको घोषित किया गया है। और दशहरे पर इसकी क्या होती है, पूजा होती है। दशहरे पर इसकी क्या होती है, पूजा होती है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, खेजड़ी के बाद और यदि तथ्यों की बात करें तो वो आ जाएगा खैर। खैर है जो, ये भी एक वनस्पति है। खैर की शालों से क्या तैयार किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है। शाल से क्या किया जाता है, इसके कत्था तैयार किया जाता है। कत्था तैयार किया जाता है। कौन करता है, कथोड़ी जाति के लोग हैं जो, कथोड़ी जाति के लोग हैं जो वो कत्था तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने खस। खस है एक प्रकार की क्या है, घास है। खस एक प्रकार की घास है। इसको शरबत वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। शरबत बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ये है सवाई
माधोपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बांस। प्रश्न जो पूछे गए हैं वनस्पतियों से, बांस है जो, बांस आबू और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इसको और क्या कहा जाता है, हरा सोना कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। ये पाए जाते हैं बांस, नाम ही जैसे है, बांसवाड़ा में तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस आबू में मिलते हैं, आबू में ये अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर देखिए रोहिड़ा क्या है ये, जैसे खेजड़ी राज्य वृक्ष था तो राज्य पुष्प है ये, रोहिड़ा है, वनस्पति है रोहिड़ा, रोहिड़ा का पेड़ है जो, इसका जो पुष्प है, फूल है, उसको क्या कहा जाता है, राज्य पुष्प। इसको मारवाड़ी टीक भी कहते हैं, मारवाड़ी टीक, जहां मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान भी इसको कहा जाता है। ये इसके कुछ और लगभग मरुस्थलीय एरिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लिलोन व सेवल। ये भी क्या है, एक घास है, घास का प्रकार है। तो ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में। तो ये कहां पाया जाता था, पश्चिमी राजस्थान में। चीज ध्यान देने वाली हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन कई बार प्रश्न है जिनमें से पूछ लिए जाते हैं। गोंद है जो, गोंद का प्रयोग खाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसको। तो गोंद है जो सर्वाधिक मात्रा में चौहटन में मिलती है, जो कहाँ है, बाड़मेर में। तो ये देखिए, ये कुछ आपके तथ्यों के बारे में बात की है, इनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अपने बात की इसमें वनों के बारे में, फिर वन्य जीवों के बारे में, वन्य अभयारण्यों के बारे में। उम्मीद करते हैं बीएसटीसी और पीटीईटी में इनमें से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और इस क्लास को जैसे सारणी बना के मानचित्र के माध्यम से भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन सारणियां बना के इसको आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।